महाकुंभ 2025 भव्य स्तर पर सेलिब्रेट किया गया। अराउंड 50 से 60 करोड़ डिवोटीज ने महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया। बताया जा रहा है कि एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हो सकता है महाकुंभ का उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। महाकुंभ ने भारत की कल्चर हेरिटेज को शोकेस किया और इस बार जो महाकुंभ हुआ इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन मीडिया ने जबरदस्त तरीके से महाकुंभ को कवर किया। चाहे हम यूएस की बात कर ले, हम यूके की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें, जापान की बात कर लें, इवन मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, यूएई हो, वहां पर भी महाकुंभ के बारे में सर्च किया जा रहा था, क्योंकि महाकुंभ दुनिया की लार्जेस्ट पीसफुल स्पिरिचुअल गैदरिंग है। और 26 फरवरी यानी कि आज जो है महाकुंभ कंक्लूड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एंड मैसिव सक्सेस रहा है महाकुंभ 2025। अब अगर हम बात करें तो महाकुंभ 2025 कहां पर सेलिब्रेट किया गया, कहां पर हुआ ये? त्रिवेणी संगम में। संगम कैसे बनता है? गंगा नदी और जो यमुना नदी है जब वो मिलती है तो उस पॉइंट को संगम कहते हैं। तो त्रिवेणी संगम में जो है महाकुंभ सेलिब्रेट किया गया। और इस बार जो महाकुंभ हुआ, बताया जा रहा था कि 144 साल बाद हुआ। और अब इस तरीके का जो भव्य महाकुंभ है वो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 144 ईयर्स बाद होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और उन्होंने यह बताया है कि जो अगला महाकुंभ होगा 144 साल बाद, वो शायद संगम में नहीं सेलिब्रेट हो, क्योंकि तब तक नदियां सूख जाएंगी और हमें शायद बालू में सेलिब्रेट करना होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, एंड इस वजह से जो नदियां हैं वो बड़ी तेजी से सूख रही हैं। तो इस लेटर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह बताया गया है कि अटेंशन हमें करनी होगी कि किस तरीके से जो नदियां सूख रही हैं इनको रोका जा सके, सो दैट अगला महाकुंभ जो कि नेक्स्ट 144 ईयर्स बाद होगा वो भी इसी तरीके से ग्रैंड लेवल पर हो सके। तो इस लेटर में क्या बोला गया है, क्या क्या पॉइंट्स को रेज किया गया है, एंड साथ में ही जो ग्लेशियर्स हैं वो क्यों मेल्ट हो रहे हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम ग्लेशियर्स मेल्टिंग को रोक सकते हैं, इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट महाकुंभ कुड बी ऑन सैंड एज रिवर्स में ड्राई अप, सोनम वांगचुक टू प्राइम मिनिस्टर। इंडिया शुड टेक लीड इन प्रिजर्विंग ग्लेशियर्स, वांगचुक राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आज की डेट में आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, गर्मियां बढ़ रही हैं, ठीक है। इस बार की अगर हम बात करें तो जनवरी से ही कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो हीट वेव्स तो नहीं, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसी तरीके से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि अगर हम भारत में इंपॉर्टेंट नदियों की बात करें, ठीक है, तो उनका जो सोर्स है ना वो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। तो अगर वही मेल्ट होने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो नदियां हैं वो सूखने लग जाएंगी। और जिस तरीके से इस बार का भव्य महाकुंभ हुआ त्रिवेणी संगम में, वो शायद अगले 144 साल बाद ना हो सके, क्योंकि नदियां जो हैं वो सूख जाएंगी। और इसी वजह से इन्होंने इस लेटर में कहा है कि भारत को लीड लेनी होगी, ठीक है, लीड लेनी होगी, सो दैट हम ग्लेशियर्स को प्रिजर्व कर सकें और हमारी जो भी पवित्र नदियां हैं उनको हम सूखने से बचा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है लेटर में कही गई हैं सोनम वांगचुक के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लेटर में बताया गया है कि जो हिमालयन ग्लेशियर से बड़ी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, और इसमें साथ साथ क्या हो रहा है कि आज की डेट में डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। तो एक तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर डिफॉरेस्टेशन भी इसी पेस पर चलता रहेगा तो हम देखेंगे हमारी जो पवित्र नदियां हैं, चाहे हम गंगा की बात कर लें, ब्रह्मपुत्र की बात कर लें, इंडस की बात कर लें, ये आज जिस तरीके से फ्लो कर रही है शायद उस तरीके से ना करें, क्योंकि ड्राई होने लगेंगी, सूखने लगेंगे, एंड अल्टीमेटली ये सीजनल रिवर्स बन के ये जो है अल्टीमेटली आपके सीजनल रिवर्स हो जाएंगी। एंड इस लेटर में यह भी बताया गया है कि देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में बात तो बहुत होती है, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात कभी जो बरसात है कभी ज्यादा होती, कभी कम होती है, किसी महीने में बरसात होती, किसी महीने में नहीं होती, जहां जो एक्चुअल सीजन हुआ करता था वहां नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी मंथ में होने लग रही है। तो लोगों को पता तो है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर इस लेटर में बताया गया है कि नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट से जो हमारी नदियां हैं वो सूख जाएंगी। इसके बारे में लोगों को ग्राउंड में अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है, अवेयरनेस कम है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये लेटर में लिखे गए हैं और ये बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अटेंशन
डाइवर्ट करना होगा, सो दैट इस पर जो है भारत जल्द से जल्द काम कर सके, ग्लेशियर्स को पिघलने से प्रिजर्व किए जा सके, सो दैट हमारी जो पवित्र नदियां हैं वो जो ड्राई अप हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। एंड इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो कितनी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने 2025 इस साल, ये जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन ये डिक्लेयर किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो लेटर में क्या था मैंने आपको बता दिया। अब हम बियॉन्ड इस टॉपिक के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें नाम आया है ग्लेशियर मेल्टिंग। तो ग्लेशियर मेल्ट हो क्यों रहे, पहले आपको यह समझना होगा। आप सबको पता है कि भैया बड़ी तेजी से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो CO2 लेवल्स हैं, जो CO2 लेवल्स हैं वो बड़ी तेजी से एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं। और ये स्टडी में कंफर्म किया जा चुका है कि जितनी तेजी से CO2 के लेवल्स एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे उतना ही तेजी से जो है वो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, ठीक है, उतनी ही तेजी से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होंगे। अब ये जो CO2 लेवल्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो दुनिया जो है इंक्लूडिंग इंडिया, आज भी जो है हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस पर हम काम कर रहे हैं, ट्रांजिशन हो भी रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन अभी सफिशिएंट नहीं है कि जो CO2 लेवल्स है इनको रोका जा सके। तो CO2 लेवल्स बढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि जो एनर्जी नीड्स है उसके लिए हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं, एंड फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली CO2 लेवल्स एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे। एंड जैसे जैसे CO2 लेवल्स बढ़ेंगे तो आप देख रहे हो कि चाहे हम हिमालयन ग्लेशियर्स की बात कर लें, हम पोलर रीजन्स की बात कर लें, वहां पर बड़ी तेजी से जो माउंटेन्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अब ये जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ये क्या कर रहा है, ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्लाइमेट चेंज इंड्यूस कर रहा है। और क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है कि जो रेनफॉल पैटर्न है इसको बदल रहा है, ठीक है, रेनफॉल जो पैटर्न है इसको बदल रहा है। जो हीट वेव्स है स्पेशली आपका अप्रैल, मई, ठीक है, जून, इसमें जो हीट वेव्स हो रही हैं, जो सनस्ट्रोक्स हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जान चली जा रही है, इतनी डेडली हीट वेव्स आ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बारिश है, बरसात है, वो हो नहीं रही है, ठीक है, हीट वेव्स बढ़ता चला जा रहा है, हीट वेव्स बढ़ता चला जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसका इन सब का इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वो बड़ी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो भी उस तरीके से नहीं हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है आपका ब्लैक कार्बन और आपका एयर पोल्यूशन। अब ब्लैक कार्बन आप ये देख सकते हो, ये सूट मटेरियल होता है, ठीक है, सूट टाइप का मटेरियल होता है। ये आपका मोस्टली आपका इंडस्ट्रियल इमिशन से आता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशन से आता है। एंड ये क्लाइमेट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लैक कार्बन, जो क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन दोनों को बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वे में। अब अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करें तो जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जब भी बायोमास हो गया, जब भी वुड हो गया, इनको जब बर्न किया जाता है, जब इनको बर्न किया जाता है, ठीक है, तो जो है जो मटेरियल निकलता है सूट टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लैक कार्बन कहते हैं। तो आप सबको पता है कि भैया फॉसिल फ्यूल्स पर हम डिपेंडेंट हैं, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं। तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो CO2 लेवल्स बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके ब्लैक कार्बन भी जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। इन सब से क्या हो रहा है, इन सब का इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है आपका ब्लैक कार्बन क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन में। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा भैया डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, सॉरी द टर्म इज रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि जो अर्बन एरिया था वो एक्सटेंड करता चला जा रहा है, ठीक है, एक्सटेंड करता चला जा रहा है। अब जब भी अर्बनाइजेशन होगा, माइग्रेशन होगा, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी डिमांड्स होगी, चाहे हम घर की बात कर लें, ठीक है, हम शेल्टर की बात कर लें, ज्यादा लोग आएंगे तो कार, व्हीकल्स, ठीक है, ये कंज्यूम किया जाएगा। तो इन सब से क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आप देखते होगे कि कई ऐसे आप एरिया में जाते होगे जहां पर पहले अपार्टमेंट नहीं था, आप थोड़े टाइम बाद देखोगे, कुछ साल बाद जाओगे, देखोगे एक बड़ी सी बिल्डिंग जो है और अपार्टमेंट बनी हुई है,
और उसके अराउंड जितने भी पेड़ थे उन्हें कट कर दिया गया, क्योंकि वो एरिया को क्लीन करके अर्बनाइजेशन के लिए, क्योंकि डिमांड है तो हमें शेल्टर बनाए या कोई भी इस तरीके के फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बन गया। तो इससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन से क्या होता है, अब देखिए अगर ट्रीज लगे हैं, फॉरेस्ट एरिया है, तो ये क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट क्या होते हैं कि जैसे ये जो CO2 लेवल्स आपके एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, ठीक है, जो CO2 लेवल्स हैं ये जो एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, तो ये जो ट्रीज क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट क्या करते हैं कि इन CO2 लेवल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनका इंपैक्ट फिर क्या रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नहीं रहेंगे, जो CO2 है वो यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर क्लाइमेट चेंज पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि भैया डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड यूज जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो CO2 लेवल है वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली जब एटमॉस्फेयर में रहेगा तो फिर आप देखोगे कि जो टेम्परेचर्स है वो बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ेंगे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग भी बड़ी तेजी से होगी, ठीक है। और स्टडी भी कही गई थी, तिब्बत के अराउंड आपका स्टडी हुआ था, तिब्बत प्लेट्यू के अराउंड, जहां पर यह बताया गया था कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि परमाफोर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो ग्लेशियर्स को क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीस्टेबलाइज कर देते हैं। तो भैया हमें डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उससे क्या होता है कि कार्बन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उनका जो इंपैक्ट होता है किस पर पड़ता है, टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, एंड अल्टीमेटली जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 रीजंस हैं, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉजेज। अब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं ग्लेशियर मेल्टिंग से, सबसे मैंने आपसे बताया कि भैया जो राइजिंग सी लेवल से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो जो सी का लेवल है वो बढ़ रहा है। इसी वजह से आप देखोगे कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भैया हमारे जो आइलैंड नेशंस हैं वो डूब जाएंगे, कुछ सालों में डूब जाएंगे। आप कह रहे हो कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, बट इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ थ्रेटनिंग रियलिटी, एंड वी हैव टू काउंटर दिस रियलिटी, थ्रेटनिंग रियलिटी, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली कई सारे जो आइलैंड नेशंस हैं वो आने वाले समय में डूब सकते हैं। एंड कई इंपॉर्टेंट सिटीज को भी बताया गया है जो कि कोस्टल टाउन्स हैं, कोस्टल सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, वहां पर भी वो भी डूब सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल साउथ तक ये सीमित है। फिर आपका फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस, क्योंकि भैया ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट किया जा रहा है, बड़े लेवल पर ग्राउंड वाटर को डिप्लीट किया गया है। इसमें जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका इरिगेशन, ट्यूबवेल, सब कुछ जो है वो डिप्लॉय किया गया, जिससे ग्राउंड वाटर उसको बड़ी तेजी से कंज्यूम किया गया। और एक टाइम पर जो ग्राउंड वाटर वो खत्म हो रहा है, बारिश वो हो नहीं रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रेश वाटर है इसकी शॉर्टेजेस बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि आज की डेट में तो हम एक इंपॉर्टेंट क्राइसिस की बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा क्राइसिस है भैया, पानी। आज हम जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, आज हम जो बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी जब दुनिया में पानी का काल शुरू होगा। और बड़ी बड़ी वॉर जो हैं, ये कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो दुनिया है वो बहुत ध्यान ही नहीं दे रही है कि कितनी तेजी से जो फ्रेश वाटर है वो खत्म हो रहा है। एंड आने वाले समय में अगर यही चीजें चलती रही, पानी की कमी ऐसी होती रही, फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस होती रहे, तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े देश जो हैं, जैसे एक टाइम पर आपका इंपीरियलिज्म हुआ था, ठीक है, इंपीरियलिस्टिक पावर्स का राइज हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उनको छोटे देशों को रिसोर्सेज यूटिलाइज करना था। इसी तरीके से उस वक्त जो बड़ी कंट्रीज रहेंगी वो शायद पानी के लिए जो है इस तरीके से वॉर्स लड़ने लग जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस हो रहे हैं। फिर नेचुरल डिजास्टर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। क्या होता है कि ये ग्लेशियर है आपका, अब जब ये रैपिड आइस मेल्ट होने लगता है ना, जब ये रैपिड आइस मेल्ट होने लगता है तो ये क्या बना देता है, ये एक अनस्टेबल लेक बना देता है। तेजी से मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पर वाटर कलेक्ट हुआ तो एक अनस्टेबल लेक बन गई। और उस अनस्टेबल लेक से क्या होता है कि जो डाउन स्ट्रीम है फिर वो फ्लड आने लगता है, बड़ी तेजी से फ्लड आने लगता है। तो चाहे हम राइजिंग सी लेवल्स की बात कर लें, हम फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस की बात कर लें, हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर लें, ये सब कुछ ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं जो कि आपका ग्लेशियर मेल्टिंग से होते हैं। अब कॉजेस क्या हैं, इंपैक्ट क्या है, ये तो मैंने बता दिया। रोकें कैसे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रोकना होगा। इसके लिए हमें
रिन्यूएबल्स पर डिपेंड होना पड़ेगा, हमें ट्रांजिशन करना होगा, फॉसिल फ्यूल्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे हमें रिड्यूस करना होगा, तब जाकर क्या होगा कि जो CO2 लेवल्स हैं ये कम होंगे एटमॉस्फेयर में, और फिर अल्टीमेटली जो टेम्परेचर्स हैं वो राइज नहीं करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो ग्लेशियर्स मेल्ट हैं वो नहीं होंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज मिथ है, मैं क्लाइमेट चेंज को मानता नहीं हूं, ड्रिल बेबी ड्रिल, और ऑयल प्रोड्यूस करना है, एक्सपोर्ट करना है ऑयल को, और एक्सपोर्ट करना है, यूएस की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पर ये चीजें चल रही हैं। यूएस जैसा ग्लोबल पावर, सुपर पावर अगर ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, ड्रिल बेबी ड्रिल, और ऑयल प्रोड्यूस करना है और प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, अलास्का रीजन में भी हम जो है माइनिंग करेंगे, वहां पर भी जो है हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब ग्लोबल सुपर पावर, यूएसए जैसा सुपर पावर ये चीज कह रहा है, तो हम किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता तो है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है, बट इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है स्पेशली। और ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ऐसा नहीं होगा कि भारत ने कर लिया, दूसरी कंट्री से नहीं किया तो भारत पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। तो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उन्हें जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना होगा, उनको हेल्प करना होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से अगर हम रिन्यूएबल्स पर ट्रांजिट करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा फंडिंग की जरूरत है। तो ये फंडिंग कहां से आएगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आएगी, डेवलप कंट्रीज से आएगी, लेकिन इस पर जो है बात ही नहीं होती है, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट है टसल इसी में फंस रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो कह रहे हैं अरे हम तो भैया, हम तो डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, आप हम पे क्यों थोप रहे हो? डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि भैया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आप ही ने किया था, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन की बात करिए, इसी पर टसल चल रही है, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा। सेकंड है आपका कि भाई हमें रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्व करना होगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेस्ट रहें, CO2 को एब्जॉर्व कर सके, आपको बता चुका हूं। आर्टिफिशियल ग्लेशियर प्रोटेक्शन, ये भी एक मेथड है जहां पर रिफ्लेक्टिव ब्लैंकेट्स जो है वो आपके ग्लेशियर्स के अराउंड जो है डिप्लॉय किए जाते हैं, सो दैट जो राइजिंग टेम्परेचर है उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो सके। एंड फिर हमें अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज को स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया। डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं हमको, जो डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं कि $1 ट्रिलियन के अराउंड फंड होना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं कि 250 आपका 350 बिलियन या $300 बिलियन पर फिक्स कर देंगे, वो भी कब रिलीज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं होने वाला है। यूएसए कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। तो इस तरीके की क्लाइमेट पॉलिसी से, इस तरीके की जो इरेगुलर क्लाइमेट पॉलिसीज है उससे हम बात ही करते रहेंगे कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, और एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो ये सब भयानक आपको इंपैक्ट दिख रहे हैं। आज की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ भी नहीं है, जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स बिल्कुल टॉप मोस्ट पर हो जाएंगी, हमारे पास जब फ्रेश वाटर के शॉर्टेजेस बिल्कुल दिखने लग जाएंगे, जब पानी नहीं आएगा, तब हमें समझ में आएगा कि क्लाइमेट चेंज पे बात करने से ज्यादा अगर हम एग्जीक्यूट किए होते तो चीजें बेटर होती। हालांकि अगर हम बात करें, ये सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट की, जैसे स्टडी के राउंड बताया गया था कि अगर हम सिर्फ 10% जो है डिग्रेडेड लैंड को वहां पर अगर हम एफॉरेस्टेशन करते हैं तो ग्लोबल टेम्परेचर अराउंड आपका 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो डाउन हो सकता है, कम हो सकता है। तो इन पॉलिसीज पर अगर तेजी से काम किया जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ आना होगा, तब जाकर ग्लेशियर मेल्टिंग को रोकी जा सकेगी, तब जाकर हमारी जो नदियां हैं वो नहीं सूखेंगी, एंड अल्टीमेटली इससे भी बड़े लेवल पर 144 साल बाद जो है वो महाकुंभ सेलिब्रेट होगा। तो ये थी पूरी एनालिसिस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।